गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक हम पढ़ रहे थे कि जो अनावश्यक कण होते हैं उन अनावश्यक कणों की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होती है उस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है। उस क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो अनावश्यक कण होते हैं उन अनावश्यक कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा हमने कितनी ली थी, के बराबर 3/2 kT लिया था, जहां पर के एक कांस्टेंट नियतांक था और उस नियतांक का वैल्यू हमने लिया था 1.38 × 10⁻23 जूल इंटू केल्विन लिया था। ठीक है, उसके बाद में हमने ये कहा था कि कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनकी औसत जो गतिज ऊर्जा होती है वो के बराबर kT/2 ही होती है। इन सभी के लिए हमने क्या निकाला था, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का वैल्यू निकाला था। उसके पश्चात हमने कुछ एक क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेविसन व जर्मर का प्रयोग। डेविसन व जर्मर नामक वैज्ञानिक ने जो द्रव्य तरंगें थी, जो द्रव्य तरंग थी, उसने कहा कि जो द्रव्य होता है उस द्रव्य के संबंध में क्या होती हैं, तरंगें होती हैं। उस द्रव्य के संबंध तरंग की और तरंग के विवर्तन की क्या की, उसने पुष्टि की। उसने ये कहा कि जिस प्रकार किसी भी तरंग का विवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार जो द्रव्य तरंगें होती हैं उनका भी क्या होता है, विवर्तन होता है। ठीक है, तो इस विवर्तन प्रयोग को या इस द्रव्य तरंग के संबंध तरंगें होती है उनकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया और प्रयोग सिद्ध किया। उसमें क्या किया कि उसने एक डायफ्राम टंगस्टन फिलामेंट ले लिया जिसे हमने इलेक्ट्रॉन गन कहा। इस डायफ्राम टंगस्टन फिलामेंट या तंतु को एक HT हाई टेम्परेचर और LT लो टेम्परेचर, HT के साथ में कनेक्ट कर दिया और LT के साथ में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस फिलामेंट तंतु के नजदीक या पास से एक बारीक छिद्र रखा, हल्का छोटा छिद्र रखा, जिससे इलेक्ट्रॉन जो पुंज है वो इलेक्ट्रॉन पुंज क्या करता है, प्रेक्षित होता है, गमन करता है। जब ये इस बारीक छोटे छिद्र से इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित होता है तो वह किसी थीटा कोण के साथ में विवर्तित हो जाता है, अर्थात मुड़ जाता है। जो एक आयनिक बॉक्स में ये क्या होता है, आयनिक बॉक्स होता है, और इस आयनिक बॉक्स में जैसे विवर्तित इलेक्ट्रॉन इस आयनिक बॉक्स में आते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, आयनीकरण हो जाता है। आयनीकरण होने के पश्चात हमने यहां पर एक इलेक्ट्रोमीटर लगाते हैं और पैमाना लगाते हैं जिसका द्वारा जो आयनीकरण होता है उसका क्या होता है, संसूचन होता है। ठीक है, अब इसके लिए हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, निकल क्रिस्टल क्या होता है, संसूचन क्या होता है, ये अलग अलग मुख्यतः इसमें दो ही चीजें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन गन होती है, तीन चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन गन, एक निकल क्रिस्टल और तीसरा होता है संसूचन। तो इस डेविसन जर्मर प्रयोग में मुख्यतः इसकी व्यवस्था को समझने के लिए 3 भाग होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, ये जो सारा सिस्टम होता है ये क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन गन होती है। इस इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है कि एक टंगस्टन धातु का तंतु होता है। इस इलेक्ट्रॉन गन में ये टंगस्टन धातु का एक तंतु होता है, फिलामेंट होता है, जो बेरियम ऑक्साइड, ये हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन गन में एक टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है, तंतु होता है जो बेरियम ऑक्साइड द्वारा लेपा होता है। यानी कि इस फिलामेंट तंतु पर बेरियम ऑक्साइड का क्या होता है, लेप होता है, जो निम्न विभव स्रोत LT से संयोजित होता है, जिसमें धारा प्रवाहित करने पर तापानिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पुंज को संकीर्ण बनाने के लिए
तंतु के आगे डायफ्राम लगे होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता में परिवर्तन के लिए परिवर्तित विभव व्यवस्था ST होती है। अब देखो ये डायफ्राम, मैं आपको बताऊं डायफ्राम क्या होता है। हम ये कहें कि इसमें ये कह सकते हैं कि यहां पर ये फिलामेंट तंतु होता है, इस फिलामेंट तंतु को हमने SLT से जोड़ दिया। जब इस LT से जोड़ेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित लो टेम्परेचर रहेगा। जब लो टेम्परेचर रहेगा तापानिक उत्सर्जन से यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जब इसे संकीर्ण बनाते हैं, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को संकीर्ण छिद्र द्वारा या संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनके फिलामेंट के आगे क्या लगाते हैं, डायफ्राम लगा देते हैं। डायफ्राम अत्यधिक सूक्ष्म छिद्र का होता है, ठीक है। इस डायफ्राम से जब ये इलेक्ट्रॉन प्रेषित होते हैं तो अत्यधिक क्षीण क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। अब इन डायफ्राम की जो विभवता होती है, इस विभव में परिवर्तन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ST लगा देते हैं, जिससे इसकी विभव में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सारा था इलेक्ट्रॉन गन था। अब आगे हम पढ़ेंगे निकेल क्रिस्टल। देखो निकेल क्रिस्टल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित सभी इलेक्ट्रॉन निकेल क्रिस्टल में क्या होते हैं, आपतित होते हैं तथा विवर्तित हो जाते हैं या परावर्तित भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के विवर्तन के लिए एक निकेल क्रिस्टल होता है, जिसके अणु के मध्य की जो दूरी होती है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। ये निकेल क्रिस्टल है और इस निकेल क्रिस्टल में जो अणु उपस्थित होते हैं, उन अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 2.15 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है, बराबर होती है। जो आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की तरंगदैर्घ्य की कोटि की है, जिससे निकेल क्रिस्टल एक विवर्तक की भांति कार्य करता है। इसने कहा कि जो इस क्रिस्टल में जो अणुओं के मध्य की जो दूरी होती है वो दूरी 2.15 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। जो आपतित तरंग होती है, उस आपतित तरंग की तरंगदैर्घ्य की कोटि के समान होती है, जिससे जो निकेल क्रिस्टल है वो विवर्तक पृष्ठ की या क्रिस्टल की भांति कार्य करती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारे पास में संसूचक। संसूचक क्या होता है, जैसे मान लो इस निकेल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा, तो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज कहां पर आएगा, इस आयनिक बॉक्स में आएगा। आयनिक बॉक्स में अगर क्या होगा, आयनीकरण होगा, जिसका संसूचन कहां होता है, आयनीकरण बॉक्स में होता है। और इस आयनीकरण बॉक्स से हम एक इलेक्ट्रोमीटर लगाते हैं जिसमें अल्प धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे निकेल क्रिस्टल से विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के आयनीकरण के लिए एक आयनिक कक्ष होता है जिसे संसूचन कहते हैं। हमने कहा कि निकेल इसके आयनीकरण के लिए जो कक्ष होता है इसे हमने क्या कह दिया, संसूचन कह दिया, ठीक है। इसका संपर्क इलेक्ट्रोमीटर से होता है तथा इसे पैमाने पर खिसकाया जा सकता है, ठीक है। ये इसके मुख्य 3 भाग थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली कैसे होती है, कैसे कार्य करती है। इसमें कार्य प्रणाली क्या होती है, देखो कि जब तंतु F पर निम्न विभव आरोपित करके इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन डायफ्राम द्वारा संकीर्ण हो जाते हैं तथा निकेल क्रिस्टल पर संकीर्ण पुंज आपतित होता है, जिससे निकेल क्रिस्टल पर द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन व विवर्तन होता है। जब विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज संसूचन में प्रवेश करता है तो उसका आयनीकरण होता है। इस आयनन की मात्रा भिन्न भिन्न तीव्रता व भिन्न भिन्न कोण पर भिन्न भिन्न होती है। हमने इसमें पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन गन से निम्न विभव पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो डायफ्राम द्वारा
तो डायफ्राम द्वारा संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज बन जाते हैं और ये संकीर्ण इलेक्ट्रॉन पुंज जब इस निकल क्रिस्टल पर आपतित होते हैं तो ये विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन और विवर्तित हो जाते हैं तथा जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन बॉक्स में या संसूचन में प्रवेश करता है तो भिन्न भिन्न तीव्रता के लिए इन इलेक्ट्रॉनों का आयनन का मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि इसमें हमने ये प्रयोग द्वारा ये देखा कि एक तो हो गया 54 वोल्ट, एक हो गया 14 वोल्ट और एक हो गया 64 वोल्ट। जो 54 वोल्ट पर जब हम इस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करवाते हैं तो उस स्थिति में इसका आयनीकरण जो होता है वो अधिकतम होता है। 14 वोल्ट में जो होता है वो शून्य होता है और इसके पश्चात भले कितना बड़ा हो उसका आयनीकरण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे या पढ़ेंगे कि प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि 54 वोल्ट विभवांतर पर 54 वोल्ट विभवांतर पर या थीटा का मान कितना रखें, 50 डिग्री रखें। 54 वोल्ट विभवांतर या थीटा का मान 50 डिग्री कोण पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का आयनीकरण अधिकतम व इससे कम 44 वोल्ट पर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज का आयनीकरण नगण्य तथा इससे अधिक 64 वोल्ट पर आयनीकरण विलुप्त हो जाता है, जिनके ध्रुवीय जो आरेख होते हैं वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। अब इसमें मैं आपको 3 आरेख बनाऊंगा। हमने कहा कि 54 वोल्ट या थीटा का मान कितना हो, 50 डिग्री, तो आयनीकरण कैसा होगा, अधिकतम होगा। 44 वोल्ट पर क्या होगा, नगण्य होगा और 64 वोल्ट पर आयनीकरण क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं बना रहा हूं उसमें 44 वोल्ट का बना रहा हूं। इधर मैंने ले लिया विभव ले लिया, यानी कि इसमें हमने एक्स एक्स और वाई एक्स बना दिए। तो वाई एक्स पर तो हमने ले लिया आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज की दिशा और इधर ले लिया 44 वोल्ट विभव का मान ले लिया। जब यहां से इसका आयनीकरण होता है तो इसका आयनीकरण क्या होगा, नगण्य होगा। और यहां से हम ये कहें कि जो थीटा है, इस थीटा का मान क्या रहेगा, इसे हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, दूसरा जो 54 वोल्ट का लेंगे, ये क्या हो गया 54 वोल्ट, इसमें आयनीकरण क्या होगा, अधिकतम होगा। आयनीकरण क्या होगा, अधिकतम होगा। और यहां से हम थीटा का मान देखें इसमें, तो इस थीटा का मान कितना होगा, थीटा बराबर 50 डिग्री होगा। ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज। फिर हम तीसरा लेंगे 64 वोल्ट, ये आपतित
इलेक्ट्रॉन पुंज होगा और इसमें जो आयनीकरण होगा उस आयनीकरण का मान क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, आयनीकरण होगा ही नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, आयनीकरण नहीं हुआ, इसमें नगण्य हुआ, इसमें क्या हो गया, अधिकतम हो गया। ये तो क्या हो गया, नगण्य, ये मैक्सिमम, और ये क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो हमारे पास में क्या बनता है, ये आरेख प्राप्त होता है। यदि इसे आयनीकरण स्थिति को हम किसी क्रिस्टल धातु, जो हमने निकल क्रिस्टल लिया था, उस निकल क्रिस्टल पर विवर्तित देखें और अलग अलग, जैसे मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर से, इलेक्ट्रॉन गन से उत्सर्जित हुआ था और निकल क्रिस्टल पर आपतित हुआ था, तो निकल क्रिस्टल से क्या हुआ था, विवर्तित हुआ था। ये मान के चलें कि निकल क्रिस्टल से विवर्तित होने के पश्चात इन इलेक्ट्रॉन, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंजों के मध्य क्या होता है, पथांतर उत्पन्न होता है। तो उस पथांतर के साथ साथ में उसकी तरंगदैर्घ्य होगी, वो तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। देखो भाई, हमने क्या मान लिया, एक निकल क्रिस्टल मान लिया। इससे निकल क्रिस्टल पर हमने अणुओं की स्थिति दर्शा दी। एक अणु ये हो गया, एक अणु ये हो गया, या इसके कण हो गए मान लिया। इसमें कणों की स्थिति में क्या कर दी, व्यक्त कर दी। और इन कणों के मध्य, इन कणों के मध्य यहां से मैंने आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज करवा दिया, एक तो इस पर, और दूसरा करवा दिया इस पर। यहां पर मैंने क्या बना दिया, एक अभिलंब करवा दिया, और यहां पर भी क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। हमने कहा था कि निकल क्रिस्टल में जो अणु के मध्य दूरी होती है वो कितनी होती है, d बराबर 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। तो यहां से क्या होगा, ये तो आपतित हो गया, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज हो गई, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, और ये क्या हो गए, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज हो गए। ये हो गए विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। हमने ये माना कि जब इसके साथ में कितना कोण बन रहा है, थीटा, तो ये कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहां से हमने इस बिंदु से इस पर क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया। इस बिंदु से मैंने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, और इस कोण का मान कितना हो गया हमारे पास में, थीटा हो गया। ये हमारे पास में क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, और यहां से ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसका जो हम मान निकालेंगे, ये क्या होगा, इसका पथांतर होगा, और पथांतर का मान क्या होगा, स्मॉल डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्बडा, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंजों की संख्या है। यदि हम क्या हो कि यदि इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया, यदि n बराबर 1 हो तो d साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा, d साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा। अब इसमें अधिकतम आयनीकरण कब होगा, देखो d का मान होगा 2.15 एंगस्ट्रॉम, और थीटा का मान क्या होगा, 50 डिग्री होगा। थीटा का मान क्या होगा, 50 डिग्री होगा। तो इस डेविसन जर्मर द्वारा, इस डेविसन जर्मर द्वारा जो तरंगदैर्घ्य होगी, उस तरंगदैर्घ्य का मान कैसे निकालेंगे, तो हमने निकाला लैम्बडा बराबर d का मान रखा 2.15 एंगस्ट्रॉम का मान 10⁻⁻10 मीटर कर दिया, गुणा साइन थीटा, और साइन 50 हो गया। अब साइन 50 का जो मान होता है वो होता है 0.766 होता है। तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया, 2.15 गुणा 0.766 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहां से जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, लैम्बडा बराबर 1.65
एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। यानी कि जो डेविसन जर्मन ने प्रयोग किया, उस प्रयोग के आधार पर जो उससे की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हुई, विवर्तित तरंग की जो तरंगदैर्घ्य प्राप्त हुई वो कितनी हुई, लैम्ब्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम के बराबर प्राप्त हुई। यहां से हमने ये भी कहा कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकाली थी हमने, और हमने ये कहा कि जब थीटा का मान 50 डिग्री होगा तो उस वोल्ट का मान कितना होगा, 54 वोल्ट होगा। तो लिखेंगे 54 वोल्ट पर अधिकतम आनिकण होगा। तो क्या हो गया, देखो लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम। अब v का मान क्या रखूं, 54 रख दूं तो कितना आएगा, लैम्ब्डा बराबर 12.27 बटे √54 एंगस्ट्रॉम। तो इस 54 को मैंने हल कर लिया। इस 54 को जब मैं हल करूंगा, √54 को हल करूंगा तो इसका जो टोटली मान आएगा वो कितना आएगा, 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर आएगा। तो मैं ये कहूं कि ये मान और ये मान दोनों समतुल्य हैं, लगभग बराबर में है। इस कारण डेविसन जर्मन द्वारा जो प्राप्त तरंगदैर्घ्य होगी वो प्रायोगिक जो मान है वो अति निकट है, अतः डी ब्रोगली सिद्धांत की पुष्टि होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो पुंज है, इस डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अर्थात जो इलेक्ट्रॉन पुंज है उससे इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन क्या होता है, संभव हो सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का, हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग ने यह कहा कि किसी एक कण की एक ही क्षण स्थिति व संवेग का एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थ मापन नहीं किया जा सकता। अर्थात स्थिति में यथार्थ मापन करके संवेग में अनिश्चितता या संवेग का यथार्थ मापन करने पर स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि कोई भी कण है, किसी भी कण की जो स्थिति होती है, संवेग होता है, उस स्थिति और संवेग दोनों का एक ही दिशा में, एक ही समय के साथ में, एक ही समय में एक साथ मापन, यथार्थ मापन संभव नहीं होता। यदि स्थिति में, जैसे मानो स्थिति क्या होती है, हमने क्या ले लिया, ये एक्स एक्स हो गया, ये 0, ये वाई एक्स पर क्या हो गया, जेड एक्स हो गया। जब कोई भी कण एक्स एक्स के अनुसार गति करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, स्थिति में परिवर्तन डेल एक्स होगा और संवेग क्या होगा, एक्स ऑफ किसके अनुसार, संवेग पी एक्स एक्स के अनुसार पी ऑफ एक्स होगा। तो यदि हम स्थिति में इसका यथार्थ मापन कर रहे हैं तो उसके संवेग में यथार्थ मापन नहीं होगा, उसमें अनिश्चितता प्रदर्शित होगी। और यदि हम उसके संवेग का यथार्थ रूप से मापन कर रहे हैं तो उसकी जो स्थिति होगी, उस स्थिति में अनिश्चितता क्या होती है, उत्पन्न होती है।
इस सिद्धांत के आधार पर या इन स्थिति के आधार पर ही हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया जिसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण के संवेग में अनिश्चितता व स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है, इस नियम के अनुसार इसने कहा कि किसी भी कण की जो संवेग में अनिश्चितता या स्थिति में अनिश्चितता होती है, उन दोनों का जो गुणनफल होता है वो सदैव h क्रॉस बाई 2 पाई टू से कम नहीं हो सकता। जहां h क्रॉस जो होता है, इससे h क्रॉस का जो मान होता है वो h/2 पाई के लगभग, h/पाई के लगभग होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि यदि x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता डेल x व संवेग में अनिश्चितता डेल px हो, तो क्या होगा? देखो h क्रॉस इक्वल होता है h/2 पाई होता है। तो इसमें कहें यदि x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स व संवेग में अनिश्चितता डेल पी एक्स हो तो क्या हो जाएगा? डेल एक्स गुणा डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये होगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार y दिशा में और z दिशा में हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार y दिशा में डेल y गुणा डेल p ऑफ y इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये होगा। और z दिशा में जो अनिश्चितता दिखाएंगे कितना आएगा? z डेल ऑफ z मल्टीप्लाई डेल p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ये होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसका मान निकाल सकते हैं। अब इसमें हम ये देखें कि ऊर्जा में और समय में भी क्या निकालें? अनिश्चितता निकालें। या ऐसे कहें ऊर्जा और जो समय होता है वो दोनों संयुग्मी राशियां होती हैं, और इन दोनों संयुग्मी राशियों में भी यदि अनिश्चितता निकालें तो इसमें जो अनिश्चितता का मान होता है वो कितना होता है? देखो क्या हो गया? डेल ई क्रॉस डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई होगा। ठीक है, तो ये क्या था? इसके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था। आगे इसमें हम एक स्पेशल पॉइंट या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहें कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है ये सूक्ष्म व स्थूल दोनों कणों के लिए क्या होता है? लागू होता है, परंतु जो स्थूल कण होता है उनका आकार अधिक व द्रव्यमान अधिक होने के कारण स्थिति व संवेग में अनिश्चितता नगण्य होती है। अतः स्थूल कणों में अनिश्चितता का सिद्धांत प्रेषित नहीं हो सकता। हम ये कहें कि
कि दो कण होते हैं हमारे पास में, एक स्थूल कण होते हैं, एक सूक्ष्म कण होते हैं। जो सूक्ष्म कण होते हैं उस सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान कम होने के कारण उनके संवेग में अनिश्चितता प्रदर्शित हो सकती है, जबकि ये कहें कि जो भारी कण होते हैं उस भारी कण के जो द्रव्यमान अधिक होने के कारण उनके संवेग में और उनकी स्थिति में जो अनिश्चितता होती है वो नगण्य होती है। इस कारण जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होता है वो केवल और केवल सूक्ष्म कणों के लिए क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन करवाने के बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।